जय भीम साथियों, इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर और साथी नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान का एक धारावाहक चला रहे हैं, जिसके हर एक एपिसोड में संविधान के अनुच्छेदों की जानकारी साझी करते हैं। आज आप भारत के संविधान का अध्याय 4 संघीय न्यायपालिका की पीडीओ देखेंगे। आप अपने चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप संविधान के 5वें अध्याय पर बने वीडियो देख रहे हैं। पिछले अनुच्छेद में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रक्रिया की 56वीं वीडियो बनाकर इसके 126 तक कुल अनुच्छेदों की जानकारी साझा कर चुके हैं। आज हम इस अध्याय के अंतर्गत आज के एपिसोड में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रक्रिया 57वीं वीडियो बनाकर इसके 127 वे अनुच्छेद की जानकारी साझा करेंगे। ये दस्तावेज भारत के सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित नियमों की व्याख्या करता है। जय भीम साथियों, आज की वीडियो के बारे में आपको चुंबर साहब ने बता ही दिया है कि आज हम तदर्थ सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति पर बात करेंगे। बता दें कि यह दस्तावेज भारत के सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित नियमों की व्याख्या करता है। यह निर्धारित करता है कि यदि न्यायालय के सत्र आयोजित करने या जारी रखने के लिए न्यायाधीशों की आवश्यक गणपूर्ति कोरम उपलब्ध नहीं है, तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा इस विषय में एक संदर्भ दिए जाने पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेसी), राष्ट्रपति की पूर्व सहमति और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से और एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य तदर्थ न्यायाधीश के रूप में अनुरोध कर सकता है। इस प्रकार मनोनीत न्यायाधीश को अपने अन्य कर्तव्यों पर प्राथमिकता देते हुए सर्वोच्च न्यायालय के सत्रों में भाग लेना आवश्यक है और इस दौरान उनके पास सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सभी क्षेत्राधिकार, शक्तियां और विशेषाधिकार होंगे। चलो आओ पहले सुनते हैं अनुच्छेद में क्या लिखा है, बाद में इस पर विशेष चर्चा सुनेंगे। भारत के संविधान का अध्याय 4 संघीय न्यायपालिका का अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। यदि किसी समय उच्चतम न्यायालय के किसी सत्र को आयोजित करने या जारी रखने के लिए न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति उपलब्ध न हो, तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उसे भेजे गए संदर्भ पर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश से, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित किया जाएगा, न्यायालय की बैठकों में आवश्यक अवधि के लिए तदर्थ न्यायाधीश के रूप में उपस्थित रहने का लिखित अनुरोध कर सकता है। नमस्कार। आज हम भारतीय न्याय व्यवस्था के एक बहुत ही अहम लेकिन शायद थोड़े कम चर्चित पहलू पर बात करने वाले हैं। जी। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, मतलब एडहॉक जजेस। बिल्कुल। और ये जो पूरी व्यवस्था है, ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 127 में दी गई है। तो आज हमारी चर्चा इसी अनुच्छेद पर केंद्रित रहेगी। हाँ, हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये है क्या। मतलब किन खास हालात में सुप्रीम कोर्ट को जरूरत पड़ती है कि वो हाई कोर्ट से जजों को बुलाए, वो भी अस्थायी तौर पर। सही। और ये होता कैसे है, प्रक्रिया क्या है, और जो जज आते हैं उनके अधिकार क्या होते हैं। मतलब एक तरह से ये जो संवैधानिक सेफ्टी नेट है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। ये एक तरह का, आप कह सकती हैं, आपातकालीन प्रावधान है, जब सामान्य तरीके से काम ना चले तब के लिए। सोचिए जरा, कभी ऐसा हो कि सुप्रीम कोर्ट में कोई बहुत जरूरी मामला चल रहा हो, कोई संविधान पीठ हो, और अचानक पता चले कि जितने न्यूनतम जज चाहिए सुनवाई के लिए, कोरम जिसे कहते हैं, हाँ कोरम, वही पूरा ना हो, तो काम रुक जाएगा। बिल्कुल। यहीं पर मुझे लगता है ये अनुच्छेद 127 तस्वीर में आता है। तो चलिए इसी को आज खोल कर समझते हैं, परत दर परत। हाँ बिल्कुल, हम सिस्टमैटिक तरीके से चलेंगे। पहले तो ये देखेंगे कि भाई इसकी जरूरत पड़ती कब है, ठीक है, क्या शर्त है, ठीक है, फिर कौन इसे शुरू करता है, कैसे शुरू करता है, किसकी सहमति चाहिए, किसकी सलाह, फिर ये कि कौन जज इस काम के लिए योग्य माने जाते हैं, और आखिर में उनके काम क्या है, उनके अधिकार क्या है, और हाँ ये भी कि इस पूरी व्यवस्था का महत्व क्या है। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला सवाल, वो कौन सा पॉइंट है, वो कौन सी स्थिति है जब ये एडहॉक जज की नियुक्ति की बात उठ सकती है?
क्या ये बस चीफ जस्टिस की मर्जी है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ये पूरी तरह से एक वस्तुनिष्ठ शर्त, मतलब एक ऑब्जेक्टिव कंडीशन पर टिका है। संविधान का अनुच्छेद 127 एक साफ कहता है। क्या कहता है? वो कहता है कि ये कदम सिर्फ तभी उठाया जा सकता है यदि किसी भी समय सर्वोच्च न्यायालय का सत्र आयोजित करने या उसे जारी रखने के लिए न्यायाधीशों की गढ़पूर्ति कोरम प्राप्त ना हो। अच्छा, मतलब कोरम पूरा होना जब चाहिए। तक कोरम है हाँ। तब तक इस अनुच्छेद का कोई काम नहीं। कोरम की कमी ही वही वो पहला और सबसे जरूरी फिल्टर है। वही ट्रिगर पॉइंट है, जैसा आपने कहा। ठीक है। समझ गई। तो कोरम का ना होना ट्रिगर पॉइंट है। अब मान लीजिए ऐसी स्थिति आ गई कि कोरम नहीं है, अनफॉर्चुनेट है, पर आ गई। अब क्या होगा? कौन आगे बढ़ाएगा बात? ऐसी स्थिति में जो इनिशिएटिव है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई के पास है। अच्छा। अनुच्छेद 127.1 यही कहता है कि सीजेआई इस प्रक्रिया को शुरू करेंगे, पर वो अकेले फैसला नहीं कर सकते। वो क्या? उन्हें दो बहुत जरूरी काम करने होते हैं। क्या? पहला, उन्हें राष्ट्रपति की पूर्व सहमति लेनी पड़ती है, प्रीवियस कंसेंट। ओके। राष्ट्रपति की सहमति। वाह। और दूसरा जिस हाईकोर्ट से जज को बुलाना है उस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना होता है, कंसल्टेशन। हाँ, ये दिलचस्प है। मैंने जो स्रोत देखा उसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेएसी का भी जिक्र था कि सीजीआई एनजेएसी को संदर्भ भेजकर प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है अब? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठाया। देखिए, जब ये प्रावधान संविधान में डाला गया या शायद संशोधित हुआ, उस समय एनजेएसी की बात चल रही थी या वो लागू था। अच्छा। इसीलिए अनुच्छेद 127(1) में लिखा है कि सीजेआई एनजेएसी को रेफरेंस भेजकर कार्यवाही शुरू करेंगे। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में एनजेएसी एक्ट को ही असंवैधानिक करार दे दिया था। हाँ, वो तो रद्द हो गया था। बिल्कुल। तो आज की तारीख में एनजेएसी है ही नहीं, पर संविधान के मूल टेक्स्ट में वो शब्द अभी भी हैं। तो असल में प्रक्रिया कैसे चलती है? असल में प्रक्रिया वही है। सीजेआई पहल करते हैं, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति लेते हैं और संबंधित हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से सलाह मशवरा करते हैं। एनजेएसी वाला हिस्सा अब लागू नहीं होता। ठीक है, ये स्पष्टीकरण जरूरी था। तो सीजेआई की पहल, राष्ट्रपति की सहमति और संबंधित एचएस के सीजे से परामर्श, क्या ये सब ऐसे मतलब इनफॉर्मली हो जाता है? नहीं, प्रक्रिया काफी फॉर्मल है। सीजेआई को जिस हाईकोर्ट जज को चुनना है तदर्थ भूमिका के लिए, उनसे लिखित में अनुरोध करना होता है, रिक्वेस्ट इन राइटिंग। अच्छा, लिखित में? जी। और उस रिक्वेस्ट में बताना होता है कि भाई आपको सुप्रीम कोर्ट की बैठकों में कब तक और किस काम के लिए आना है। ये फॉर्मेलिटी इसलिए भी जरूरी है ताकि सब कुछ पारदर्शी रहे, रिकॉर्ड पर रहे। प्रक्रिया तो काफी साफ लग रही है, लेकिन अब अगला सवाल, किस जज को चुना जा सकता है? क्या कोई भी हाईकोर्ट जज या कोई खास क्वालिफिकेशन चाहिए? नहीं, यहां भी एक बहुत स्पष्ट योग्यता बताई गई है। अनुच्छेद 127 का 1 कहता है कि सीजेआई सिर्फ ऐसे हाईकोर्ट जज से अनुरोध कर सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त होने के लिए विधिवत योग्य हों। ड्यूली क्वालिफाइड। विधिवत योग्य, इसका मतलब? इसका मतलब है कि उस जज में वो सारी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए जो संविधान के अनुच्छेद 124 क्लॉज 3 में सुप्रीम कोर्ट के स्थायी जज के लिए लिखी हैं। जैसे कि वो भारत के नागरिक हो, कम से कम 5 साल हाईकोर्ट जज रहे हो या 10 साल हाईकोर्ट में वकील रहे हो, या फिर राष्ट्रपति की नजर में एक जाने माने न्यायविद हो। इनमें से कोई एक। ओह, यानी सिर्फ सीनियर होना काफी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जज बनने की जो संवैधानिक एलिजिबिलिटी है वो पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल। और इतने सारे योग्य जजों में से चुनना किसे है, ये कौन तय करता है? क्या इसके लिए भी कोई कोलेजियम जैसा कुछ है? देखिए, अनुच्छेद 127 सीधे सीधे ये नहीं बताता कि चयन कौन करेगा, पर क्योंकि प्रक्रिया सीजेआई शुरू करते हैं और वही संबंधित एचसी के सीजे से परामर्श करते हैं। हाँ, तो प्रैक्टिकल रूप से यही माना जाता है कि सीजेआई ही शायद अपने सीनियर साथी जजों यानी कॉलेजियम और संबंधित एचसी के सीजे से सलाह करके उस जज का नाम तय करते हैं जिनसे अनुरोध करना है। मतलब योग्यता भी देखी जाती होगी और उपलब्धता भी। हाँ, बिल्कुल, दोनों चीजें मायने रखती होंगी। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया कोरम की कमी से लेकर योग्य जज का चुनाव फिर लिखित अनुरोध तक काफी डिटेल्ड है। अब मान लीजिए एक हाईकोर्ट जज का नाम तय हो गया, उन्होंने हाँ भी कह दी, वो सुप्रीम कोर्ट आ गए। अब उनका रोल क्या होगा, जिम्मेदारियां क्या होंगी? क्या वो अपने हाईकोर्ट वाले केस भी देखते रहेंगे साथ साथ? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है।
इसके लिए हमें अनुच्छेद 127 का दूसरा हिस्सा यानी खंड 2 देखना होगा। उसमें क्या लिखा है? वो कहता है कि जिस जज को इस तरह नामित किया गया है उनका ये कर्तव्य है, ड्यूटी है, ड्यूटी। हाँ, कि वो अपने पद के अन्य कर्तव्यों पर पूर्विकता देते हुए सुप्रीम कोर्ट की बैठकों में उस समय और उस अवधि के लिए उपस्थित हों जिसके लिए उनकी उपस्थिति आवश्यक है। 1 मिनट, अपने पद के अन्य कर्तव्यों पर पूर्विकता देते हुए, इसका मतलब तो ये हुआ कि हाईकोर्ट का काम पहले। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? हाँ, ये वाक्यांश थोड़ा सा भ्रम पैदा कर सकता है, गिविंग प्रायोरिटी टू अदर ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। लेकिन इसकी जो न्यायिक व्याख्या और परंपरा है वो यही स्थापित करती है कि जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट के काम के लिए बुलाया गया है तो उस दौरान सुप्रीम कोर्ट का काम ही प्राथमिकता पर रहेगा। अच्छा, मतलब इंटरप्रिटेशन ये है कि एससी का काम पहले। जी, भले ही वर्डिंग थोड़ी अलग लगे पर मंशा यही है कि सुप्रीम कोर्ट का काम रुके नहीं। तो जब तक वो एडहॉक जज के तौर पर काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का काम फर्स्ट प्रायोरिटी है, उनके अपने हाई कोर्ट के काम से भी ऊपर। ये तो बड़ी जिम्मेदारी हुई। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट के काम को कितना महत्व दिया गया है। लेकिन हाँ, ये व्यवस्था अस्थायी ही है। ये सिर्फ उस खास समय के लिए है जब तक जरूरत है, जैसा कि लिखित अनुरोध में लिखा होगा। ठीक है, जिम्मेदारियों की बात हो गई। अब अधिकारों और शक्तियों की बात करते हैं। जब वो हाई कोर्ट जज सुप्रीम कोर्ट की बेंच पर बैठते हैं, बहस सुनते हैं, फैसले लिखते हैं, तो क्या उनकी पावर्स सुप्रीम कोर्ट के परमानेंट जजों जितनी ही होती हैं या कुछ कम? इस मामले में संविधान कोई फर्क नहीं करता। अनुच्छेद 127(2) साफ-साफ कहता है। क्या कहता है? कि जब वो जज इस तरह मतलब तदर्थ रूप से सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होते हैं तो उनके पास सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सभी अधिकारिता, शक्तियां और विशेषाधिकार होंगे तथा वो उक्त न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। ओहो, यानी बिल्कुल बराबर? हाँ जी, बिल्कुल बराबर। उस अवधि के लिए वो फंक्शनली सुप्रीम कोर्ट के जज ही हैं। उनका दिया हुआ फैसला, उनका लिखा हुआ आदेश या जिस बेंच में वो शामिल है उसका फैसला उतना ही वैलिड और बाइंडिंग है जितना किसी भी स्थायी जज का। कोई सेकंड क्लास स्टेटस नहीं है। ये बराबरी बहुत जरूरी है, वरना बेंच की कॉम्पोजिशन पर या न्याय की क्वालिटी पे सवाल उठ सकता था। सही कहा। तो जिम्मेदारियां भी पूरी और अधिकार भी पूरे। बिल्कुल, ये व्यवस्था इसीलिए है ताकि न्याय का पहिया चलता रहे। सोचिए ना, अगर कोरम की कमी से जरूरी केस लटकते रहे तो न्याय में देरी होगी, और न्याय में देरी तो अन्याय ही है। हाँ, ये बात तो है। ये प्रावधान उसी स्थिति से बचने का एक संवैधानिक तरीका है। और ये जो शब्द है तदर्थ या एडहॉक, आपने शुरू में कहा था कि ये अस्थायी है, इसका मतलब यही हुआ ना कि इसका इस्तेमाल बहुत कम रेयर केस में ही होता होगा? हाँ बिल्कुल, तदर्थ का मतलब ही है किसी खास मकसद के लिए, फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज। ये कोई रेगुलर अपॉइंटमेंट प्रोसेस नहीं है, ये एक असाधारण स्थिति से निपटने का तरीका है। आइडियल सिचुएशन तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट में हमेशा पर्याप्त जज हों, कोरम की दिक्कत कभी आई नहीं। इसीलिए इस प्रावधान का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर और जरूरत पड़ने पर ही होना चाहिए। और अगर हम इतिहास देखें तो इसका इस्तेमाल हुआ भी बहुत कम है। अच्छा, जो इसके इमरजेंसी वाले नेचर को ही दिखाता है। एक और बात मेरे ध्यान में आ रही है। एक सीनियर हाई कोर्ट जज अपना काम छोड़कर या कम करके सुप्रीम कोर्ट की मदद के लिए आते हैं और उसे प्राथमिकता देते हैं। ये पूरी न्यायपालिका की संरचना के बारे में क्या बताता है? ये कई बातें बताता है। पहली बात तो ये कि हमारी न्यायपालिका का स्वरूप एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एक ही सिस्टम का हिस्सा हैं और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। सही। दूसरी बात, ये राष्ट्रीय महत्व के मामलों में सुप्रीम कोर्ट की जो केंद्रीय भूमिका है उसको रेखांकित करता है। तीसरी बात, ये दिखाता है कि न्याय प्रशासन का चलते रहना कितना जरूरी है, कि उसके लिए ऐसे टेम्पररी एडजस्टमेंट्स भी किए जा सकते हैं। ये व्यवस्था एक तरह से न्यायपालिका के लचीलेपन, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और आपसी सहयोग का भी प्रतीक है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये दिखाता है कि सिस्टम जरूरत के हिसाब से ढल सकता है। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो मुख्य बातें क्या रहीं? देखिए, सबसे पहली और अहम बात तो ये कि अनुच्छेद 127 एक खास स्थिति सुप्रीम कोर्ट में कोरम की कमी से निपटने के लिए है। ये रूटीन नहीं, जरूरत पर आधारित समाधान है। दूसरी बात, इसे शुरू करने का अधिकार सीजेआई के पास है, पर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति और संबंधित एचसी के सीजे का परामर्श जरूरी है और अनुरोध लिखित में होना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात, सिर्फ वही हाई कोर्ट जज एडहॉक जज बन सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट जज बनने की संवैधानिक योग्यता रखते हों।
और उनका नाम सीजीआई तय करते हैं। और चौथी बात, जब वो जज एडहॉक रूप में काम करते हैं तो उन्हें उस दौरान सुप्रीम कोर्ट जज के सारे अधिकार, शक्तियां और विशेषाधिकार मिलते हैं और सुप्रीम कोर्ट के काम को प्राथमिकता देना उनका कर्तव्य बन जाता है। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो ये पूरी व्यवस्था ये सुनिश्चित करती है कि जजों की अस्थायी कमी के कारण देश की सबसे बड़ी अदालत का काम ठप न पड़ जाए, न्याय का प्रवाह बना रहे। हाँ, ये न्यायपालिका की कार्य क्षमता और निरंतरता बनाए रखने का एक बहुत महत्वपूर्ण टूल है। जी। ये दिखाता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कितनी दूर तक सोचा था। ऐसी चुनौतियों का अंदाजा उन्हें था और उनके हल भी दिए। निश्चित रूप से। लेकिन ये पूरी चर्चा हमें एक और बात सोचने पर मजबूर करती है। क्या? देखिए, ये एडहॉक नियुक्ति की व्यवस्था अपने आप में एक समाधान तो है, लेकिन ये उस समस्या की तरफ भी इशारा करती है जिसकी वजह से इसकी जरूरत पड़ती है, यानी कोरम का पूरा ना होना। हाँ, ये तो है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये स्थिति आती ही क्यों है? क्या ये बस इत्तेफाक है कि जज छुट्टी पर हैं या बीमार हैं, या फिर क्या ये न्यायपालिका के अंदर कुछ गहरे संरचनात्मक मुद्दे हैं? जैसे कि जजों की नियुक्ति में बहुत ज्यादा देरी होना, स्वीकृत पद सालों तक खाली पड़े रहना, मुकदमों का बोझ इतना बढ़ जाना कि मौजूदा जज संख्या ही कम लगने लगे, या फिर केस मैनेजमेंट और रोस्टर बनाने के तरीकों से जुड़े मुद्दे। ये सोचने वाली बात है। अगर एडहॉक जजों की जरूरत बार बार पड़ने लगे तो ये सिर्फ एक अस्थायी उपाय नहीं रह जाएगा, बल्कि किसी गहरी बीमारी का लक्षण बन जाएगा। बिल्कुल। तो हमारे श्रोताओं के लिए सोचने का मुद्दा यह है कि अनुच्छेद 127 एक जरूरी और महत्वपूर्ण संवैधानिक सुरक्षा वाल तो है, पर क्या हमें उन मूल कारणों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है जिनकी वजह से इस वाल को इस्तेमाल करने की नौबत आती है? हाँ। क्या जजों की खाली सीटों को भरने की प्रक्रिया को और बेहतर और तेज बनाने की जरूरत है, या कोर्ट के काम के बोझ को मैनेज करने में और सुधार की गुंजाइश है? इन सवालों पर सोचना भी उतना ही जरूरी है जितना इस एडहॉक व्यवस्था को समझना। ये सचमुच एक गहरा विचार है, सिर्फ लक्षण का इलाज नहीं बल्कि बीमारी की जड़ तक जाना। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद साथियों, आपने वीडियो पूरा सुना। उम्मीद है आपको इससे आपकी जानकारी बढ़ी होगी। इसके आगे के अनुच्छेदों पर अगली वीडियो में बात करेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान पर चर्चा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को भी संविधान का ज्ञान हो, तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।